हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्री बंटवारा के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री से बंटवारा करवा सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि इस तरह का वीडियो जो है आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। किस तरीके से रजिस्ट्री बंटवारा करवा सकते हैं और उसके क्या क्या नियम है, कितने रुपए लगते हैं और जो पेपर है उसमें क्या-क्या लिखना होता है। हरिकेन साइन नहीं करे या कर देता है या उसमें प्रॉब्लम है तो फिर किस तरीके से आपको करना है, ठीक है? तो इन सारे विषयों के बारे में हम बात करेंगे और एक आपको प्रॉपर पेपर दिखाएंगे कि उसमें किस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या स्टाम्प ड्यूटी लगता है, क्या जो है टैक्स लगता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और इस तरह के वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। लोग आपको समझाते हुए मिल जाएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है और जो बताने वाला है उसको भी जानकारी नहीं होता है। वो ऐसे ही आके और यूट्यूब वीडियो बना के चला जाता है और हम लोग भी जो देखने वाले भी होते हैं, इधर उधर के वीडियो देखते हैं और फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ज़मीन का बंटवारा रजिस्ट्री से होता है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जो है सहमति बंटवारा या बखुदा बंटवारा आप अपने फरीकेन के साथ अपने घर पे ही 100 रुपए के पेपर में कैसे कर सकते हैं। तो उस तरीके के जो है बहुत सारे लोग करवाना चाहते हैं कि वो अपने घर में ही जो है पंचों के माध्यम से या पंचायत बैठा के या घर में मीटिंग करके जो है वो लोग सहमति बंटवारा कर लेते हैं और साइन वगैरह हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्री के माध्यम से जो है एक प्रॉपर वे के माध्यम से अपने जो है बंटवारा को करते हैं और वो चाहते हैं कि किस तरीके से अपने ज़मीन का जो है बंटवारा करवाया जाए, ये जानना चाहते हैं, ठीक है? तो ये देखें, मैंने एक जो है रजिस्ट्री बंटवारा का एक पेपर खोल रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। कुछ चीज़ें मैंने जो है कुछ रंगीन कर दिया है, ब्लर कर दिया है कि उसमें एड्रेस लिखे रहते हैं, तो उसमें जो है सिक्योरिटी कारण से मैंने उसको ब्लर कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये डीड नंबर आपको मिल जाता है। रजिस्ट्री ऑफिस में जब भी आप करते हैं तो आपको एक डीड नंबर मिलता है और उसमें सीरियल नंबर, डीड नंबर और भी बहुत सारे नंबर लिखे जाते हैं। वो जैसे जैसे जिस टेबल पर घूमता है उस तरीके से उसका जो है नंबर उसमें लिखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक जो है ये स्टाम्प पेपर जो है 5,000 का लगा हुआ है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसमें 5,000 का लगाएं, 1,000 का लगाएं या 10,000 का लगाएं या 15,000 का लगाएं। तो वैसे इसकी अभी हाईएस्ट जो है 5,000 ही है और 5,000 के ऊपर भी लोग जैसे 2 पेपर लगा दिया, 3 पेपर लगा दिया, उन लोगों ने अलग अलग पेज लगा दिया तो फिर 15,000 20,000 भी पेज का हो जाता है, ठीक है? तो फिर ये किस तरीके से जो है इसका निर्धारण किया जाता है, तो इसका निर्धारण का अलग एक प्रोसेस है। मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और नीचे चलूंगा तो सारी चीज़ें बात होगी, ठीक है? तो ये 5,000 का पेपर लगा हुआ है और ये नॉन जुडिशियल पेपर होता है। नॉन जुडिशियल मतलब कि इस पे कोई भी आपको जजमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है? यानी कि अगर आपने कोई गलत ज़मीन लिखवा ली है तब भी जो है आपको जो है कोई भी कोर्ट से आपको जो है जजमेंट नहीं मिल जाएगा कि ये ज़मीन आप ही की है, ठीक है? तो नॉन जुडिशियल होता है, यानी कि अगर आप कोई भी खरीद बिक्री या पैसे के लेन देन करते हैं तो ये पेपर का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो चीज़ें फिक्स हो गई, ठीक है? एक कोर्ट में आप जाइएगा तो कोर्ट में एक टिकट वाला जो है, जो जुडिशियल पेपर का जो टिकट होता है वो एक अलग होता है, जैसे जिस पे टिकट सटा हुआ होता है, ठीक है? जिस पे एफिडेविट वगैरह बनता है। एफिडेविट तो इस नॉन जुडिशियल पे भी बन जाता है, लेकिन जो है ये आपका पूरा प्रूफ नहीं होता है। लेकिन ज़मीन की लिखाई जो है या किसी को आप पैसा दे रहे हैं या किरायानामा बनवा रहे हैं या कोई बॉन्ड बनवा रहे हैं तो इसी पे जो है अमूमन बनता है, ठीक है? तो ये 5,000 का जो है नॉन जुडिशियल पेपर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा। अब नीचे आते हैं जब हम,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेखकारी का नाम। लेखकारी मतलब कि जो लिखने वाले लोग हैं वो कौन है। तो जैसे कि हमको पता है कि ये जो है बंटवारानामा है, तो जो लिखने वाले होंगे वहीं लिखाने वाले भी होंगे, ठीक है। तो लिखने वाला जो है वो फरीकेन लोग होंगे। तो जो भी जितने भी लोग होंगे 1 2 3 4 5 जितने भी लोग होंगे उन सब का यहाँ पे नाम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेख्यधारी यानी कि कौन इसको रिसीव कर रहा है। तो रिसीव जो है बखुधा। बखुधा का मतलब हो गया कि जो लिखने वाले लोग हैं वही लोग जो है ये इसको कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेख्य प्रकार में आ जाएगा तख्सीसनामा, यानी बंटवारा का ये जो है पेपर बन रहा है। यहाँ पे अगर आप जमीन को खरीदते तो यहाँ पे बैनामा लिखा रहता। तो यहाँ पे अभी जो है ये बंटवारा हो रहा है, तो यहाँ पे बंटवारा तख्सीसनामा को बंटवारा कहते हैं, ठीक है। और अब जो है आपको यहाँ पे कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज मैं समझाना चाहूंगा, जो कि लोगों को शायद पता ही नहीं होता है कि ये सारी चीजें होती क्या है, ठीक है। तो जब भी आप रजिस्ट्री ऑफिस में अपने जमीन का बंटवारा नामा का पेपर बनवाएंगे और उसमें बंटवारा करेंगे, तो उसमें आपके अपने जमीन का जो है एक मूल्य निर्धारण करना पड़ेगा, ठीक है। एक मूल्य बताना पड़ेगा कि आपका जमीन का जो है क्या रेट है, ठीक है। तो ये रेट आप खुद से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि खुद से लिखेंगे तो फिर उसका टैक्स भी आपका कम लगेगा। तो गवर्नमेंट ने हर जमीन पर एक जो है मूल्य बता रखा है कि कौन सी जमीन का जो है क्या रेट है। जैसे आप रोड की जमीन ले रहे हैं तो वो 20 लाख रुपए होगी। कमर्शियल कोई जमीन है तो वो 10 लाख रुपए होगी। या कोई बासगी जमीन है, या खेत की जमीन है, या पड़ती जमीन है ना। तो हर जमीन का एक रेट फिक्स किया गया है कि शहरी जमीन का क्या रेट है या रोड की जमीन का क्या रेट है। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में आप जाएं, उसको आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन भी वो रेट आप निकाल सकते हैं कि कौन सी जमीन का क्या अभी रेट वैल्यू चल रहा है। तो उस हिसाब से आपने जितने भी जमीन रखे हुए हैं जो भी हैं उसका एक रेट जो है, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से है, आपको लिख लेना है, ठीक है। अगर अब तो आपने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3,80,303, जो भी इन्होंने अपना जमीन लिया है उन सभी जमीन का एक वैल्यू डाला है और उसको यहाँ पे उन्होंने डाल दिया है। अब इसमें जो है नीचे एक और ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ तो ये हो गया। तो जो भी ज़मीन का वैल्यू होगा उसका ज़मीन जब आप लिखते हैं या कोई भी चीज़ रजिस्ट्री ऑफिस से करवाते हैं, तो उसमें एक जो है टैक्स फिक्स होता है। टैक्स का मतलब अगर आपने 3 लाख लिखा हुआ है तो फिर आपको 10% या 11%, ठीक है, 11% आपको जो है टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। ज़मीन आप खरीदेंगे तब भी, अगर आप ज़मीन जो है बंटवारा वगैरह करते हैं तो जो भी टैक्स का निर्धारण होगा रजिस्ट्री ऑफिस में वो आपको देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वहाँ पे रुपया का टैक्स लगता है। लेकिन इस बंटवारा नामा में थोड़ा सा ये जो है चेंज होता है। खरीद बिक्री में जो भी रुपए जमीन के हैं उसका उतना ही टैक्स जो है आपको 10 या 11 जिस तरीके से वहाँ का टैक्स का जो है वैल्यू होगा उस हिसाब से जो है वो लगेगा, ठीक है। लेकिन बंटवारानामा में थोड़ा-सा चेंज होता है, उसी को मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं जो है थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है? तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जो है जो टैक्स का जो है रुपए तो यहाँ पे बता दिया गया कि आपकी ज़मीन की वैल्यू कितनी है। अब इसमें यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि जिसमें बड़ा हिस्सा छाँटकर छोटे हिस्से पर 2,21,401 पर स्टाम्प रसूल स्टाम्प लिया जाता है ना। अब इसमें ये क्या है, ये मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊं और इसको समझने की बहुत ही ज़रूरत भी है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो ज़मीन का बंटवारा का टैक्स लिया जाता है, जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। और यहीं से आपका निकल के आएगा ये जो आपका स्टाम्प का जो स्टाम्प पेपर है वो कितना का लेना चाहिए। यहीं से ये चीज़ें यहीं से आपकी निकल के आएंगी, ठीक है। तो
अभी जो है इसमें देखिए ज़मीन का जब बँटवारा होता है ना, मैं यहाँ पे एक चार्ट दे दूँ। ज़मीन का जब बँटवारा होता है तो एक ज़मीन हो गया ये 1 नंबर, एक ज़मीन हो गया ये 2 नंबर, एक ज़मीन एक बड़ा प्लॉट हो गया, ठीक है, 3 नंबर। तो जब ज़मीन आप बँटवारा करते हैं ना, तो किसी एक प्लॉट को आप जो है स्टाम्प जो टैक्स है उससे जो है हटा देते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा छाट कर छोटे हिस्से पर, ठीक है। तो उसमें से पहले तो क्या किया उसने, सभी जमीन का जो है पहले एक वैल्यू फिक्स किया और उसमें से एक बड़ा वाला प्लॉट को जो है उसने छांट दिया, ठीक है। उसने क्या किया कि बड़े वाले प्लॉट को वो टैक्स नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन ये जो छोटे वाले 2 प्लॉट है ना, इनका जो वैल्यू होगा उस पे आपका जो है टैक्स आपको देना पड़ेगा। टैक्स आपका 10% हो सकता है, 11% हो सकता है ना। इस तरीके से जो भी वहाँ का उस ज़मीन का टैक्स होगा गवर्नमेंट के हिसाब से, वो इस छोटे वाले हिस्से पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा वाला हिस्सा को जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जिसमें बड़ा हिस्सा छाट कर छोटे हिस्से पर, जो कि छोटा हिस्सा जो है उसका दाम जोड़ा गया इतना, है ना, और पर रसूल स्टाम्प लिया जाता है। रसूल स्टाम्प का मतलब जो है टैक्स है 10 पर, जैसे 2 लाख हुआ तो 10% आपका 20,000 हो गया, है ना। तो गवर्नमेंट को आपको 20,000 रुपया जो है जमा कराना पड़ेगा बैंक के माध्यम से या जैसे भी, ठीक है। तो ये हो गया। एक और होता है, मैं आपको समझाऊं, तो जैसे कि आप 4 भाई हैं, एक भाई हो गया, ठीक है, 2 भाई हो गया, 3 भाई हो गया, ठीक है, एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, या और भी जितने भी लोगों को आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप चाहते हैं कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप चाहे तो बड़ा हिस्सा छाट के कर सकते हैं, है ना। बड़ा हिस्सा छाट कर जितने भी छोटे ज़मीन हैं उसका आप टैक्स दे सकते हैं। या एक ये हो सकता है कि एक भाई का जो है हिस्सा जो है एक भाई को छाँट दें, मतलब छाँटने का मतलब है एक भाई का टैक्स नहीं लगेगा और 2 भाई जो है ये लोग टैक्स इनका जो है आपको जो भी है आप इन सभी से पैसे ले लें, है ना। तो एक भाई को छांट कर और 2 भाई का आपको जो टैक्स है वो देना पड़ेगा, स्टाम्प टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये नियम है, कोई भी एक चीज जो है छांट के आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब रही बात ये कि 2,21,401 रुपए पर रसूल स्टाम्प, तो मान के चलिए 10,000 10% आप दे रहे हैं, ठीक है, 10% आप टैक्स जो है दे रहे हैं। तो 2 लाख का हो गया 20,000, ठीक है, 20,000 रुपया हो गया। अब ये जो 20,000 है आपको बैंक के माध्यम से देना है, लेकिन इसमें जो है आपने क्या किया कि इसमें जो है आपने 2 5-5 हजार के स्टाम्प पेपर खरीद लिया, मान के चलिए, तो 10,000 तो यहीं पे आपने दे दिया, ठीक है, 10,000 तो आपने क्या किया यहीं पे आपने दे दिया। ये जो पेपर है ये पेपर 5,000 का है, तो जो स्टाम्प पेपर जो यहाँ पे आपने जो 20,000 आपका लगा, जो यहाँ पे टैक्स बनता है उसमें से जो है 5,000 का आपने पेपर ही खरीद लिया। तो इसमें से फिर वो जो है 5,000 रुपया जो भी आपने खरीदा है, या 10,000, या मान के चलिए 5 ही हजार खरीदा है, तो इसमें से घट जाएगा और ये हो जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये अब जो है आपको बैंक के माध्यम से जो गवर्नमेंट का है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। तो यही सारा प्रोसेस है कि जो है आपको जो बड़ा हिस्सा जो है या एक भाई का हिस्सा छांट के और जो भी आपका रुपए बनता है, जो भी आपका जमीन की वैल्यू बनती है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो टैक्स दे रहे हैं तो उसमें जो है आपको यही करना है कि जितना भी रुपए का आपने स्टाम्प पेपर खरीदा हुआ है उसको उसमें से माइनस कर देना है, और माइनस करेंगे और जो रुपए बचेगा उसी को आपको जो है बैंक के माध्यम से जमा कराना है। तो ये सारा चीज है, यहाँ पे सारे लोगों का साइन हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही डीपली चीजें हैं और किसी को पता ही नहीं है तो बताएगा क्या, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेड्यूल बना हुआ है कि किस भाई को क्या क्या मिला, है ना। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 2 3 4, शेड्यूल 1 में जो है उस भाई का यहाँ पे हिस्सा दिखाया गया है, जिसका मतलब जो भी पटीदार है, जो भी आपके जो है फरीकेन है, उनका शेड्यूल 1, उसके बाद शेड्यूल 2, जितने भी लोग होंगे उस तरीके से 1 2 3 4 करके उनका नाम, फिर उनका वैल्यू जो है, उनको कितने रुपए का जो है प्रॉपर्टी मिला। फिर यहाँ पे वो ज़मीन लिखी गई है कि कौन सी ज़मीन जो है, ज़मीन का खाता नंबर, सर्वे नंबर, फिर उसका जो है कितना ज़मीन उनको मिला, दाहिने बाएं जो है उसकी चौहद्दी क्या है, और अंत में जो है पूरा का पूरा उनका जो ज़मीन उनको कितना मिला वो पूरा लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनके भाई ने जो है ज़मीन बेच दी है, या जो अ, उनको जो है उतना ही हिस्सा मिला, कम मिला, ज़्यादा मिला, है ना। तो जितना भी मिला उनको बेच दिया है तो उनको हटा देंगे, छांट देंगे, है ना। जितना भी उनको, जितना हिस्सा आप दे रहे हैं उनका हिस्सा, उतना ही इसमें जो है लिखना है, और लिखने के बाद जो है आपको नीचे साइन वगैरह करा लेना है, जो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका पूरा का पूरा जो है, जो हिस्सा मिला है वो यहाँ पे शब्दों में भी लिखा हुआ है ना। उसके बाद शेड्यूल 2 है, दूसरे भाई का यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से उनका खाता क्या है, चौहद्दी क्या है, सर्वे क्या है, कितना ज़मीन दिया गया, बेच दिया तो उसको हटा दिया जाएगा, है ना, और इनके हिस्से में ही हटाया जाएगा। तो जितना भी इनको ज़मीन आप दे रहे हैं वो लिखना है, इनकी जो है प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट करेंगे, और इनका भी यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, जो कंडीशन कंडीशन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, हो सकता है कि आपने कोई रास्ता छोड़ा हो किसी ज़मीन पे, आपने कहा हो कि ये जो है रास्ता रहेगा, या कोई भी एक कंडीशन है कि घर टूटने के बाद बनेगा, या ये होगा वो होगा, तो सारे कंडीशन जो है इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसको मसौदा भी बोलते हैं। ठीक है, मसौदा बोलते हैं, या संदर्भ भी बोल सकते हैं, समझाने के लिए कुछ भी विवरण भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो मनमुकीर आपस में सभी भाई हैं, और दोनों आपस में इन लोगों ने जायदाद का बंटवारा बहुत पहले से ही हो चुका है, मतलब मुंह से बंटवारा हो चुका है, कागजी बंटवारा नहीं हुआ था। तो ये कागज पे लिखा जा रहा है, और इसमें पहले से बचा हुआ है, बेच दिया है, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि बेच दिया है तो उसको छांट कर जो भी जो है वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। तो जो जायदाद दर्ज होता है वह पूर्वतः दखल कब्जा में रहेगा, और इसमें ये सारा लिखा हुआ है कि उसने अपने भाई बंधु से बात करके जो है सभी विचार करके वो इस पे सहमति कर रहा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है होती हैं, और मुझे जो है आपको ये दिखाना था कि किस तरीके से स्टाम्प ड्यूटी लगता है, क्या होता है, और इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कोई भाई साइन नहीं करता है तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप डायरेक्ट जाके, अगर आप 4 भाई हैं, 3 भाई ही हैं, 3 भाई तैयार हैं, 1 भाई तैयार नहीं है, तो आप 3 भाई ही जाके बँटवारा कर लीजिए, है ना? और ज़मीन की आप बँटवारा कर लीजिए आप आसान तरीकों से। अगर एक भाई को कोई प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट जाएगा, केस करेगा, केस होगा, फिर वहाँ पे फैसला होगा, जिसको जहाँ मिलना होगा वो मिलेगा। लेकिन अगर एक भाई बँटवारा के लिए राज़ी नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए पूरे बँटवारा प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता है। तो आप बँटवारा कर लीजिए, और अगर वो उसको कोई आपत्ति होती है तो फिर कोर्ट में चैलेंज करेगा, है ना? तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और कुछ सीखने को मिला आपको तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नए भी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको जो है अपने चैनल पे लेके आते हैं, जिसमें ज़मीन विवाद, दाखिल खारिज विवाद, और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है हम बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से बताते हैं, जिसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी और भी हम अच्छे-अच्छे कंटेंट लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको बस आप पेपर देख के ही आप प्रॉब्लम को समझ लेंगे और खुद से समझने लगेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं,
और कोई समझाने वाला हो तो ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।